हेलो स्टूडेंट्स, लेसन 11 लोकतंत्र का विचार एवं विस्तार के बारे में पढ़ रहे थे। तो उस लेसन को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आज देखेंगे लोकतंत्र के लिए संघर्ष। तो किस तरीके से जो लोकतंत्र की जो प्राप्ति थी उसके लिए संघर्ष कैसे किए, किस तरीके से किए गए, इसके बारे में हम देखेंगे। सन 2010 में लीबिया के पड़ोसी देश ट्यूनीशिया में एक व्यापारी की हत्या के विरोध में विद्रोह हो गया, जो मिस्र, लीबिया, यमन, बहरीन और सीरिया तक फैल गया। ये जो 2010 में बताया गया है कि लीबिया के जो पड़ोसी देश थे, जिसमें ट्यूनीशिया में एक व्यापारी की हत्या के विरोध में व्यापारी की हत्या कर दी गई थी, उसके विरोध का जो प्रदर्शन किया गया था, जो कि मिस्र हो गए, लीबिया हो गए, यमन हो गए, बहरीन हो गए, सीरिया तक, ये जो हत्या का जो विरोध था वो क्या है, फैलता ही चला गया। अब आगे देखेंगे। इस विद्रोह का संचालन मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से किया गया, जिसे नियंत्रण करना सरकार के लिए कठिन था। जैसे आज के जनरेशन में आप सभी देखते हैं कि जो सोशल नेटवर्किंग है वो किस तरीके से न्यूज़ को किस लेवल तक और उसे फैलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वो जो यहाँ पे जो हो रहा था, जो इस विद्रोह मतलब जो व्यापारी की हत्या के विरोध में जो विद्रोह हो रहे थे, उसका जो संचालन हो रहा था वो किसके माध्यम से, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से किया जा रहा था, जिसे नियंत्रण करना मतलब उसे कंट्रोल करना सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल था। यह क्रांतिकारी लहर अरब बसंत के नाम से लोकप्रिय हुई। जो यही क्रांति जो मोबाइल जिसका संचालन जो हो रहा था वो मोबाइल और नेटवर्किंग के माध्यम से किया जा रहा था, तो इसी क्रांति की जो लहर थी उसे अरब बसंत के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में यह लोकतंत्र व राष्ट्रवादी की लहर थी। ये अफ्रीका महाद्वीप में जो यह क्या थी, लोकतंत्र, जो लोकतंत्र की जो प्राप्ति का है और साथ ही साथ राष्ट्रवाद की लहर थी। मतलब इस दोनों चीज़ों को प्राप्त करने की एक होड़ मची हुई थी लोगों के अंदर में। जनवरी सन 2011 में लीबिया के यल वायदा नामक शहर में हो रहे भ्रष्टाचार एवं आवास योजना के अंतर्गत मकानों को बनाए जाने में हो रही देरी पर लोग प्रदर्शन करने लगे थे। ये जनवरी 2011 में जो लीबिया के अल वायदा नामक जो शहर थी, वहाँ पे क्या है, भ्रष्टाचार एवं आवास योजना के अंतर्गत जो भी भ्रष्टाचार, जो भी मुद्दे को लेकर के भ्रष्टाचार हो रहे थे, उसका प्रदर्शन या साथ ही साथ जो आवास योजना के अंतर्गत मकान जो बनाए जा रहे थे उसको लेकर के क्या हो रही थी, देरी हो रही थी। पर देरी पर लोगों ने क्या किया, विरोध का प्रदर्शन करने लगे कि इस काम में जो देरी हो रही है वो किस वजह से हो रही है, क्यों हो रही है। इस बात को लेकर के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बेनगाजी नामक शहर में जनता को आम सुविधाएं भी प्राप्त नहीं थी। जो क्या बेनगाजी जो शहर थी नामक जो शहर थी, वहाँ पे जनता लोगों को क्या है, आम सुविधाएं, जितनी जो आम सुविधाएं प्राप्त होती हैं या मिलती हैं, वो सुविधाएं भी उन्हें प्राप्त नहीं हो रही थी। यह शहर हिंसात्मक प्रदर्शनों का केंद्र बन गया। हिंसात्मक मतलब हिंसक तौर से किस तरीके से अपने जो भी विद्रोह है उसे विरोध के माध्यम से किस तरीके से प्रदर्शन करना है, ये ऐसे इस तरीके का वो केंद्र बनता जा रहा था। पुलिस ने इन्हें कुचलने का प्रयास किया। मतलब जो प्रदर्शन हो रहे थे उसके खिलाफ क्या है, पुलिस ने भी काफ़ी प्रयास किया था। शहर के बहुत से लोग बेरोजगार थे, कई परिवारों की आय में अनिश्चितता थी। शहर के जो और भी जो लोग थे, वहाँ के रहने वाले आम जनता या लोग कहें, वो ये उनके पास क्या है, कोई रोजगार नहीं थे, वो उनके पास काम करने के लिए या उनकी जीविका का कोई साधन नहीं था। तो कई परिवार आय की क्या अनिश्चितता बनी रहती थी। कभी या तो मिल भी गया या कभी ये संभवता नहीं रहती कि हमेशा उन्हें जो आय हो वो निश्चित तौर से प्राप्त होगी। देश के विभिन्न भागों के लोग आपस में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन द्वारा बातचीत करने लगे, परेशानियां बांटने लगे, किंतु सरकार द्वारा नियंत्रण मीडिया ने इस तरह की सभी खबरों को प्रसारित करने से मना कर दिया गया। देश के जो विभिन्न भाग थे या आसपास के जो लोग थे उसके वो क्या हो रहे थे, इंटरनेट और साथ ही साथ मोबाइल के माध्यम से बातचीत लोग करने लगे। मतलब जो कम्युनिकेशन थी वो क्या है,
क्या बातचीत हो रही थी, आदान प्रदान हो रही थी, विचारों का आदान प्रदान, सोच विचारों का आदान प्रदान ये बढ़ते जा रहा था। तो इस तहत पे लोग क्या है अपने जो भी समस्याएं थी उस समस्याओं को लोगों से वो बांटने लगे। लेकिन क्या होने लगा, सरकार द्वारा जो नियंत्रण था मीडिया पर, वो इस तरह के सभी जो खबर थे उसे प्रसारित करने से क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। ट्यूनीशिया में लोकतंत्र स्थापित हो गया। और जो ट्यूनीशिया थी वहाँ पे क्या है, लोकतंत्र, लोगों के द्वारा तंत्र मतलब शासन, जो आप लोगों को पहले भी बता चुका गया है। तो ऐसे शासन वहाँ स्थापित हो चुके। अब आगे देखते हैं। फरवरी सन 2011 तक यह विरोध प्रदर्शन और हिंसात्मक होने लगा। ये फरवरी सन 2011 तक जो ये विरोध हो रहा था, वो प्रदर्शन वो क्या है, हिंसात्मक, हिंसा का रूप लेने लगे। मतलब लोगों के अंदर जो परेशानियां थी, उनके पास जो स्थितियां थी, वो क्या है काफ़ी अब हिंसात्मक रूप धारण करने लगा था। लोग प्रदर्शन करने लगे थे अपनी मांगों को लेकर के, अपनी आवश्यकता, अपनी ज़रूरतों को लेकर के वो क्या है हिंसात्मक रूप लेने लगे थे। जनता बेनगाजी शहर की पुलिस के खिलाफ जुलूस निकालने लगी। जो जनता थी वहाँ की, वो क्या करने लगे कि वो बेनगाजी शहर की जो पुलिस थी, वहाँ पुलिस जो के खिलाफ उन्होंने क्या कर लिया, जुलूस निकालना मतलब रैली निकालनी वो शुरू कर दी गई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने भी बंदूकें चलाई। जो प्रदर्शनकारियाँ जो प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग क्या है वो लोग भी बंदूकें चलाई इस प्रदर्शन में। इन प्रदर्शनकारियों में सेना को छोड़कर आए सैनिक भी थे, किंतु अधिकतर आम लोग ही थे। इस प्रदर्शन के माध्यम से ये भी बताया गया है कि जो सेना में भर्ती थे वो लोगों ने, सेना को छोड़कर आए जो सैनिक थे वो लोगों ने भी इस प्रदर्शन में भाग लिया। और साथ ही साथ लेकिन इसमें भाग लेने वाले जो लोग थे वो अधिकतर क्या लोग थे, आम लोग थे या सामान्य लोग थे, जो वहाँ के लोग थे जिन्हें ये सारी समस्याएं थी, वो लोगों ने इस पर भाग लिया। गद्दाफी सरकार का विरोध करने वाले सभी संगठन एक हो गए। जो क्या है, गद्दाफी सरकार के द्वारा जो शासन हो रही थी उसके विरोध में विरोध करने वाले जो सभी लोगों थे वो लोग क्या है, संगठन, सभी लोग एकता के सूत्र में बंध गए। मतलब एक जो अपना सिद्धांत था कहें या एकता के सूत्र में वो मिलकर कार्य करने लगे। लोग अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जो इनका जो प्रदर्शन था वो क्या है, अलग अलग शहरों के माध्यम से किया जा रहा था। इन विद्रोहियों ने सरकारी इमारतों पर आक्रमण किया, स्थानीय रेलवे स्टेशन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे ये लोगों ने क्या किया, जो सरकारी इमारतें थी, गवर्नमेंट जो भवन थे, उन भवनों को भी क्या कर लिया, उन्होंने आक्रमण कर लिया। मतलब उन जगहों पर भी उन्होंने आक्रमण कर लिया। और स्थानीय तौर से जो जहाँ पे रेडियो स्टेशन थे, जहाँ पे रेडियो स्टेशन के माध्यम से प्रसारण किया जाता था, उसको भी उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया। विरोध को कुचलने के लिए कई स्थानों पर पुलिस ने और कुछ स्थानों पर सेना ने गोली चलाई। जो विरोध का जो प्रदर्शन था उस प्रदर्शन को रोकने के लिए या ख़त्म करने के लिए, जिसको यहाँ कुचलने के लिए जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उस स्थिति में कहा गया है कि कुचलने के लिए कई प्रयास भी किए। साथ ही साथ जो स्थानीय पुलिस थे और कुछ स्थानों पर तो क्या होने लगा कि जो सेना के माध्यम से क्या है गोलियाँ भी चलाई गई जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ। इसके बावजूद विरोध की लहर अन्य शहरों और आसपास के इलाकों में फैलने लगी। ये जो विरोध का जो प्रदर्शन था, ये सब के होने के बावजूद भी कहा गया है कि विरोध का जो लहर था वो अन्य शहरों और या फिर कहें आसपास के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पर या इलाकों पर भी ये फैलने शुरू हो गई। लोगों ने लोकतांत्रिक सरकार के गठन की मांग को लेकर संघर्ष तेज कर दिया। जो लोगों की जो मांग थी कि जो लोकतांत्रिक सरकार बने, तो उस सरकार को बनाने के लिए, वो मांग करने के लिए वो संघर्ष क्या है तेजी से बढ़ता चला गया। आसपास के जो क्षेत्र थे, आसपास के जो लोग थे, तो इस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन के माध्यम से वो क्या है अपना ध्यान, सरकार उनकी ओर ध्यान दे और उनकी जो मांग है उस मांग को वो पूरा करे। जिस तरीके से यहाँ लोकतांत्रिक सरकार की वो गठन की मांग कर रहे थे।
गद्दाफी ने संघर्ष को रोकने के लिए युद्ध, जो गद्दाफी सरकार थी उन्होंने क्या है, जो संघर्ष चल रहे थे उसे रोकने के लिए क्या किया, उन्होंने युद्ध किए। हवाई जहाज़ों और सेना के माध्यम से विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया गया। हवाई जहाज़ जो थे उसके माध्यम से और साथ ही साथ सेना के माध्यम से, सैनिकों के माध्यम से जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसे कुचलने या तहस नहस करने या उनको रोकने का प्रयास किया गया। इस तरह देश में गृह युद्ध छिड़ गया। नागरिक समूह अपने ही लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने लगे। तो इस तरीके से देश में क्या होने लगा, गृह युद्ध, अंदर ही अंदर ये युद्ध क्या है, छिड़ गया। मतलब लोगों के बीच में और जो गद्दाफी सरकार थी उनके बीच में जो अपनी मांगों को लेकर के हो रही थी, वो अंदर ही अंदर देश के अंदर युद्ध बढ़ता ही चला गया। जो नागरिक थे, साथ ही साथ जो नागरिक समूह थे, वो अपने ही लोकतंत्र के लिए क्या कर रहे थे, वो संघर्ष कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि लोकतांत्रिक सरकार का यहाँ गठन हो। विश्व के कई शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश लीबिया में हस्तक्षेप कर गद्दाफी सरकार का अंत करना चाहते थे। विश्व के जो कई और शक्तिशाली जो थे लोकतांत्रिक देश थे, जहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार का गठन था या लोकतांत्रिक शासन का शासन चलता था, वो जगह क्या है, वो देश के लोगों ने लीबिया में हस्तक्षेप, वो जो हो रहे थे विरोध प्रदर्शन, उसमें हस्तक्षेप डालना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ वो क्या करना चाहते थे कि जो गद्दाफी सरकार का जो शासन था, उस शासन को वो समाप्त करना चाहते थे। इन देशों ने लीबिया में कई विद्रोही संगठनों की हथियारों और पैसों से सहायता की। तो इस तरह के देशों ने क्या किया, इन देशों ने जो क्या कहना चाहिए, लीबिया में जो हस्तक्षेप किया था, उनके मामलों पर उन्होंने दखल दिया था, उन देशों ने क्या किया कि लीबिया में कई ऐसे विद्रोही संगठनों जो विद्रोह के लिए लोगों ने अपना संगठन बनाया था, उन लोगों के लिए जो पड़ोसी देश थे वहाँ के, उन लोगों ने क्या किया, हथियार और पैसे दे करके उनकी सहायता की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी लोकतंत्र के लिए विद्रोहियों का साथ दिया और लीबिया को उड़ान रहित क्षेत्र घोषित किया ताकि सरकार लोगों पर हवाई जहाज़ों द्वारा आक्रमण न कर सके, किंतु गद्दाफी सरकार ने हवाई युद्ध जारी रखा। तो इस तरीके से जो अन्य देश थे, वो जो संगठन थे, विद्रोही संगठन थे, उनके लिए पैसे और हथियार की मदद से उनकी सहायता कर रहे थे। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ थे, उन्होंने भी लोकतंत्र के लिए क्या किया, विद्रोहियों का साथ उन्होंने भी दिया और लीबिया को उड़ान रहित क्षेत्र घोषित किया ताकि क्या हो सके, कोई भी सरकार लोगों पर क्या है, हवाई जहाज के माध्यम से उन पर किसी भी तरह का आक्रमण न करे। लेकिन क्या हुआ, जो गद्दाफी की जो सरकार थी, वो इस युद्ध जो हवाई युद्ध के माध्यम से की जा रही थी, आक्रमण की जा रही थी, उसे उन्होंने जारी रखा। नाटो की सेना फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर लीबिया में अपने हवाई जहाज़ों द्वारा गद्दाफी के सरकारी क्षेत्रों पर आक्रमण किया। अंत में यह विद्रोह सफल हुआ। तो इस तरीके से जो नाटो की जो सेना थी, जो फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर के क्या किया, लीबिया में अपने हवाई जहाज़ों के माध्यम से गद्दाफी सरकार के जो क्षेत्र थे उस पर उन्होंने क्या कर लिया, आक्रमण किया। अंत में यह विद्रोह क्या हो गया, सफल हो गया। अब आगे देखते हैं। मुअम्मर गद्दाफी भागते हुए पकड़े गए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस तरीके से जो गद्दाफी सरकार थी, वो उसे हरा दिया गया और साथ ही साथ उसे भागते हुए, मतलब जब वो युद्ध छोड़ करके भाग रहे थे कहें, या फिर जब उन्हें परास्त की जब स्थिति दिखने लगी तो वो भागने लगे, उस स्थिति में उन्हें क्या कर दिया गया, मौत के उन्हें घाट उतार दिया गया। अब हम आगे देखेंगे लीबिया में लोकतंत्र की स्थापना। अब लीबिया में किस तरीके से लोकतंत्र की स्थापना हुई, इसके जिसमें इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से गद्दाफी को मौत के घाट उतार दिया। अब देखना ये है कि क्या लीबिया में लोकतंत्र की स्थापना हो पाई या नहीं। लीबिया में लोकतंत्र की स्थापना। नवंबर सन 2012 में लीबिया में चुनाव हुए, जिसमें कई राजनीतिक दलों ने भाग लिया और लगभग 200 प्रतिनिधि चुने गए। ये जब नवंबर 2012 में लीबिया में चुनाव हुए,
जिसके अंतर्गत कई राजनीतिक दलों मतलब राजनीतिक जो दल थे और भी जो दल थे उन्होंने इस दल में क्या किया, भाग लिया और लगभग 200 प्रतिनिधि में तो कहने का मतलब जो 200 सदस्य कहें वो उसमें चुने गए। एक नई सरकार की स्थापना हुई। उन्होंने आंतरिक संविधान की व्यवस्था की। भविष्य में लीबिया में लोकतंत्र स्थायी रूप से स्थापित हो सकता है। तो इस तरीके से जो चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से लीबिया में एक नई सरकार स्थापित करने की शुरुआत हो चुकी, जिसमें क्या है, आंतरिक मतलब लीबिया के आंतरिक में संविधान जो लोगों से संबंधित नियम कानून का एक अनुच्छेद बना हुआ है, जिसमें विभिन्न तरीके से उनके अधिकारों से संबंधित एक व्यवस्था की गई। भविष्य में क्या ये भी कहा गया है कि भविष्य में क्या है, लीबिया में लोकतंत्र जो शुरुआत की गई है लोकतंत्र की, वो स्थायी रूप से स्थापित हो सकता है। मतलब ये वहाँ पे लोकतंत्र कहें या लोकतांत्रिक शासन वहाँ स्थापित हो सकता है। लीबिया अंतर्राष्ट्रीय नज़रों में है और सभी देखना चाहते हैं कि लीबिया में लोकतंत्र को सफलता मिलेगी या नहीं, लीबिया के लोग लोकतंत्र को मजबूत कर पाएंगे या नहीं। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कहा गया है, नज़रों पे देखा गया है कि क्या सभी देखना चाहते हैं कि क्या लीबिया में जो लोकतंत्र है वो क्या सफलता वहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या लीबिया के लोग लोकतंत्र को मजबूत कर पाएंगे या नहीं। ये आगे हमें देखना है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय नज़र से अगर देखा जाए तो क्या लीबिया में इस तरीके की स्थिति को लोकतंत्र में स्थापित करने की जो सफलता है उस सफलता को क्या वो मजबूत कर पाएंगे या नहीं। अब आगे देखेंगे म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। भारत की तरह म्यांमार में भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत में जिस तरीके से ब्रिटेन का शासन चलता था उसी तरीके से म्यांमार में भी किसका शासन चलता था, ब्रिटेन का भी वो उपनिवेशवाद या उपनिवेश रह चुका है। यह सागौन की लकड़ी, टीन जैसे खनिज, कीमती पत्थर जैसे नीलम, मणिक व चावल इत्यादि का प्रमुख उत्पादक देश था। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, म्यांमार में भी क्या होने लगे कि यहाँ पे जो संसाधन प्राप्त होते थे वहाँ से, जैसे सागौन की लकड़ी, टीन जैसे खनिज, कीमती पत्थर जैसे नीलम, मणिक जो, और साथ ही साथ वहाँ चावल इत्यादि का जो उत्पादन होता था वो क्या है, प्रमुख रूप से वो उस देश में उत्पादन किया जाता था। भारत की आज़ादी के 5 महीने बाद ही म्यांमार को भी स्वतंत्रता मिल गई। जिस तरीके से भारत को आज़ाद मिला उसी के 5 महीने के बाद ही क्या हो गया, म्यांमार को भी स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। वहाँ भी भारत की तरह संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई, जिसमें 2 सदन थे। तो वहाँ पे भी जिस तरीके से भारत में 2 सदनी शासन व्यवस्था चलती है उसी तरीके से वहाँ पे भी संसदीय तौर से क्या है, संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई, जिसमें 2 सदन थे। ऐसा लगा जैसे म्यांमार भी भारत की तरह लोकतांत्रिक देश बनकर उभरेगा, किंतु म्यांमार के पास उस समय कोई मजबूत राजनीतिक दल, कुशल नेतृत्व और जन चेतना नहीं थी जो म्यांमार को सही मार्ग दिखा सके। तो ऐसा लगा था कि जैसे जो म्यांमार थी वो भारत की तरह ही वो क्या करना चाहती थी, वो भी वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहती थी। तो उस तरीके से वो भी जिस तरीके से भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई, म्यांमार भी चाहता था कि वहाँ पर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था वो उभरेगा, मतलब बढ़ेगा, आगे वो बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन क्या हुआ स्थिति कि म्यांमार के पास उस समय कोई ऐसी या इस तरीके की कोई राजनीतिक दल कहें नहीं थी जो संगठन को या जो कुशल नेतृत्व, मतलब उनको सही संचालन करने वाला, सही दिशा निर्देशन करने वाला, सही मार्ग पर ले जाने वाला। एक देश की जो मजबूती होती है या ताकत होती है या कहें उसे बेस होती है, उस बेस को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी कोई ताकत नहीं थी। और साथ ही साथ जन मतलब लोक चेतना मतलब बुद्धि नहीं थी जो कि म्यांमार को सही मार्ग पर या सही रास्ते पर दिखा सके। अब आगे देखेंगे म्यांमार में लोकतंत्र। 4 जनवरी सन 1948 को आंग सान नामक एक
बर्मन जातीय समूह के नेता के नेतृत्व में म्यांमार को स्वतंत्रता मिली। ये 4 जनवरी सन 1948 को आंग सान बताया गया नामक का एक कौन था, बर्मन जातीय समूह का एक नेता था, जिसके नेतृत्व मतलब उसके दिशा निर्देशन में क्या हुआ, म्यांमार को स्वतंत्रता मिली। अलग अलग जातीय समूह के नेताओं ने आपसी बातचीत कर समझौते किए। अलग अलग जाति मतलब अलग अलग जातीय तौर से जो समूह थे, उस समूह के नेताओं ने आपसी बात पर मतलब एक बैठक बना करके लोगों ने जो विचार थे उनके अंदर, वो विचार बाहर निकले। उन विचारों के माध्यम से उन्होंने जो समझौता किए, उस आधार पर कहा गया कि इस समझौते के अनुसार उन्होंने सभी जातीय समूह के लिए अधिकार सुनिश्चित किए तथा अल्पसंख्यकों को भी लोकतंत्र में सम्मिलित करने का प्रयास किए। ये जो अलग अलग जातीय समूह के जो नेता थे, उन्होंने मिल करके एक समझौता किया कि इस समझौते के अंतर्गत क्या होगे। तो उस समझौते में ये बताया गया कि सभी जातीय समूह मतलब जितने भी वहाँ के रहने वाले जो जातीय तौर से जिनकी समूह थे या जातीय लोग रहने वाले थे, उनके अधिकार सुनिश्चित किए गए। उन्हें किस तरीके से अधिकार दिए जाएंगे, कौन से अधिकार दिए जाएंगे, उन अधिकारों या नियम का उन्हें किस तरीके से पालन किया जाएगा। और साथ ही साथ अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या वहाँ कम है, उन लोगों को भी क्या है, लोकतंत्र में भाग होने का अवसर मिले। तो ऐसे प्रयास वहाँ की गए। इन्हीं समझौते की वजह से पहले कुछ वर्षों तक म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकारें चल पाई। इन्हीं समझौते की वजह से मतलब किस तरीके से जो विभिन्न जाति के लोगों थे, उन्हें भी वहाँ लोकतंत्र में भाग होने का मौका मिला। तो इन समझौते की वजह से ये बताया गया कि कुछ वर्ष पहले तक क्या हुआ कि म्यांमार में जो लोकतंत्र की सरकार थी, वो क्या है, सही ढंग से वो चल पाई। जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि नक्शा 11.3 में म्यांमार का चित्र दिखाया गया है। जैसे यहाँ बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, म्यांमार, वियतनाम, चीन और ये जो क्षेत्र है वो भारत का कुछ क्षेत्र यहाँ दिखाया गया है। आप इसे मानचित्र में आप देख सकते हैं। सन 1951, 1956 एवं 1960 में चुनाव हुए, जिसमें अनेक राजनीतिक दलों ने भाग लिया तथा लोकतांत्रिक सरकारें चलती रही। स्वतंत्र बर्मा में शो से तैंग प्रथम राष्ट्रपति एवं यू नो प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो इस तरीके से 1951, 1956 एवं 1960 में जो चुनावी प्रक्रिया हुई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों ने भाग लिया और वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित की गई। अब हम आगे देखेंगे म्यांमार में सैन्य शासन किस तरीके से, वहाँ जो सैन्य शासन था वो कार्य कर रहा था किस तरीके से। म्यांमार में जनजातीय अधिकारों से संबंधित जटिल समस्याएं थी। म्यांमार में जो जनजातीय लोग थे, जो उनके अधिकार से संबंधित क्या है, जटिल समस्याएं थी। जो समस्याएं थी वो बहुत ही उलझी हुई थी, परेशानियां थी। उन परेशानियों में इनका हल एक मजबूत संस्थाओं वाले प्रशासनिक ढांचे से ही निकल सकता था। जो म्यांमार में जो रहने वाले जनजाति थे, उनके अधिकार से संबंधित ये कहा गया है कि उनकी जो समस्याएं थी या हल निकालने के लिए एक ऐसे मजबूत संस्थान की ज़रूरत है जहां प्रशासनिक रूप से जिसकी ढांचे क्या है, मजबूत हो और वहाँ पे उन जनजातीय लोगों के अधिकार से संबंधित जो प्रमुख रूप से उनके अधिकार के हित में हो, ऐसे ढांचे क्या है वहाँ पे जो प्रशासनिक तौर से निकाले जा सकते थे या निकाला जा सकता था, जो कि म्यांमार में रहने वाले जनजातीय लोगों को उनके सामने बहुत सारी ऐसी समस्या आ रही थी। तो उसका समाधान करने के लिए प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता थी, जहाँ ऐसे संस्थान जो जनजातीय लोगों की मदद कर सके, उनकी समस्याओं का हल कर सके। म्यांमार में ऐसे ढांचों की काफ़ी कमी थी, कहना चाहिए। मतलब जो ऐसी संस्था जिसके माध्यम से जो कुछ भी समस्याएं थी, उस समस्याओं का हल करने के लिए सही तरीके से कहें या उन समस्याओं का हल करने के लिए या सुलझाने के लिए ऐसी कोई संस्था नहीं थी, या कहें वहाँ पे कमी थी। सेना ने कई जनजातीय क्षेत्रों पर कब्जा कर शासन स्थापित किया। जो सेना थी म्यांमार में, जो सैन्य शासन थी या सेना थी, वो क्या है, जनजातीय क्षेत्र जहाँ पे जनजातीय की क्षेत्र
जहाँ पे जनजातीय लोग रहते थे उन क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा करके क्या कर लिया, शासन स्थापित कर लिया। इसके विरोध में कई जनजातियों ने हथियार उठाए। जब वहाँ सैन्य शासन थी वो उन पर जब कब्जा कर रही थी तो उसके विरोध में जो वहाँ के जनजातीय लोग जो थे वो उनका विद्रोह करने लगे। इसके तहत उन्होंने हथियार भी उठाए। सेना ने इन्हें दबाना शुरू कर दिया। जब उनके खिलाफ जो जनजातीय लोग थे वो हथियार उठाने लगे तो सेना उन्हें क्या करने लगी, उन्हें भी दबाना शुरू कर दिए। मतलब उनके वो किसी भी तरीके से वो उन पर हुकूमत करना चाहते थे, उन पर शासन स्थापित करना चाहते थे। सेना का जो अध्यक्ष जनरल नेविन ने सन 1962 में निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट दिया और देश का शासन अपने हाथ में ले लिया। जो सेना के जो अध्यक्ष जनरल नेविन जो सन 1962 में निर्वाचन जो चुनावी प्रक्रिया जो सरकार थी उसका उन्होंने क्या कर लिया, तख्ता पलट दिया। मतलब अपने तरीके से देश का शासन चल रहा था वो क्या है, अपने हाथों में सीधे तौर से वो ले लिए। उन्होंने उद्योग व खनिज भंडारों का एकीकरण करने की कोशिश की थी। उन्होंने जो जनरल नेविन जो थे वो उन्होंने क्या कर लिया कि उद्योग और खनिज के जो भी भंडार थे उसका क्या कर लिया, राष्ट्रीय तौर से एकीकरण, मतलब अपने हित में उन्होंने करने की वो कोशिश करनी शुरू कर दी। निःशुल्क शिक्षा एवं आम आदमी को स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध कराई। उन्होंने निःशुल्क मतलब बिना खर्च के ऐसी शिक्षा तथा जो आम लोग थे उनके स्वास्थ्य की जो सुविधाएं थी, जो सेवाएं थी वो उपलब्ध कराई गई। सन 1962 एवं सन 1965 के बीच जमींदारी और सूदखोरी के खिलाफ महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। ये सन 1962 और 1965 के बीच में जब सेनाध्यक्ष जनरल नेविन ने जब वहाँ पे निर्वाचन सरकार का जो तख्ता था उसे अपने हाथ में ले लिया, जो देश का जो शासन था वो अपने हाथ में ले लिया, तो उस समय क्या हुआ, जो जमींदार जो थे वो लोगों को परेशान करते थे या उनसे जो भी किसी भी तरीके से वो क्या है उनके खिलाफ हो गए। और उन्होंने क्या है इस खिलाफ के तहत उन्होंने क्या है कानूनी तौर से नियम बनाए गए ताकि जो जमींदार थे या जो सूदखोरी थे, जो लोगों को परेशान किया करते थे, उनसे जबरन पैसे लिए जाते थे, हर्जाने हुए किए जाते थे, उनके तहत क्या है कानूनी बनाई गई। ये कानून गरीब किसानों की भूमि एवं संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। ये जो कानून बनाए गए थे, जो महत्वपूर्ण कानून, वो क्या है, जो गरीब लोग किसान जो थे, जिनकी स्थिति दयनीय थी या खेती पर वो निर्भर थे, ऐसे लोगों के लिए किसानों की भूमि और साथ ही साथ संपत्ति, उनके पास जितने भी संपत्ति हैं उस संपत्ति के तहत उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या है कानून बनाए गए थे। इन कानूनों में बटाईदारों के हितों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया। इस कानून के अंतर्गत क्या होने लगी कि जो बटाईदार हैं या जिनसे कहें जिनकी स्वयं की जो भूमि रहती है लेकिन अपनी भूमि को वो किसी और को उस खेती पर फसल उगाने के लिए दी जाती है, तो ऐसे लोगों को बटाईदार कहा जाता है। तो इस कानून में जो बटाईदार थे उनके हितों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया। आज के लिए बच्चों इस लेसन से यहीं तक पढ़ेंगे। होमवर्क है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 में सूकी को नज़रबंद क्यों रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 गद्दाफी द्वारा आर्थिक सामाजिक उन्नति के बाद भी विद्रोह क्यों हुआ। ये 2 क्वेश्चन आप लोग इसके आंसर लिखने हैं, कोशिश कीजिए। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।